हेलो फ्रेंड्स, आज एस पी सी स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको न्यूज़ एंड शॉर्ट्स करा रहा हूँ इसमें, क्योंकि अब इन्वायरमेंट वाला सेक्शन शुरू होने वाला था, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी और इसमें बस एक ही आर्टिकल जो बचा हुआ है वही है। इसको अभी इसके लास्ट वाले सेक्शन में कराऊंगा। पहले न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट कराता हूँ, इसके बाद जो है हम लोग उस वाले आर्टिकल को देख लेंगे। उसमें सिर्फ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, कोई करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक सूचना और है, आंसर राइटिंग की डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आंसर राइटिंग शुरू करा दी गई आज से। टॉपिक हम आज शाम को, अभी इस वीडियो के बाद आपको हम डिक्लेयर कर देंगे, और टॉपिक डिक्लेयर हो भी गया है। मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर ISPCS, वहाँ पे टॉपिक आपको मिल गया है। ठीक है, स्टडी फॉर ISPCS। ठीक है, इस पर आप करिए, आइए टॉपिक पढ़ लीजिएगा, टॉपिक जो भी है, और इसके बाद जो है कल उस पर आंसर राइटिंग से शुरुआत की जाएगी, अच्छे से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। इसमें क्या है, इसको 3 लोगों ने इसको जो है प्रतिपादित किया। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस ने। इसने 3 लोगों ने मिलकर इसको जारी किया, तीन एजेंसीज ने। ये क्या है? एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है। ठीक, इसकी शुरुआत क्या है? ब्रेक थ्रू एजेंडा को एक हिस्से के रूप में की गई थी। ब्रेक थ्रू एजेंडा क्या है कि जो COP26 हुआ था ना, COP26 2021 में, उसी में ये लॉन्च किया गया था। ये क्या है? कार्य योजना है। ब्रेक थ्रू एजेंडा क्या है? कार्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? 5 प्रमुख जो क्षेत्रक है ना, उसमें कार्रवाइयों को संरेखित करना है, और जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के मध्य क्या है, उसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन लाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, समन्वय लाना है, कोऑर्डिनेट करना है। कौन कौन से 5 क्षेत्रक हैं? तो वो है विद्युत है, सड़क परिवहन है, तीसरा इस्पात है, चौथा हाइड्रोजन है, और 5वां कृषि है। ठीक है, प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो रिपोर्ट में तो क्या है, स्वच्छ ऊर्जा के संधारणीय तरीकों में को अपनाने में यहाँ पे तेजी आ रही है। इसमें बताया गया बात को, जो देश हैं उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है, वैश्विक जलवायु के साथ जो है संरेखित नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र की कुल उत्सर्जन की हिस्सेदारी में लगभग 23% है। ठीक है, और वर्ष 2010 के बाद इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो क्षेत्रवार सिफारिशें क्या की गई हैं? तो ऊर्जा के सेक्टर में जो सिफारिश की गई हैं कि ऊर्जा संसाधनों के भंडारण और वितरण क्या है, उसमें अनुसंधान और विकास निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाइड्रोजन के बारे में बताया गया कि भंडारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विनियामकी ढांचे को परिभाषित करना चाहिए। अच्छी तरह से लक्षित उपयोगों के लिए उपलब्ध रियायती वित्त में वृद्धि करना चाहिए। सड़क परिवहन में शून्य उत्सर्जन की समय सीमा निर्धारित करनी है, तथा बैटरी फुटप्रिंट के लिए मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टील के लिए क्या है? स्टील विकार्बनीकरण नीतियों पर संवाद स्थापित करना चाहिए, और उत्सर्जन काउंटिंग पद्धति को विकसित करना चाहिए। कृषि के लिए क्या है? कृषि पारिस्थितिकी खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने, मीथेन उत्सर्जन को कम करने, और फसलों और पशुधन प्रजनन के लिए अतिरिक्त फाइनेंस की आवश्यकता है। इस बात की यहाँ पे सिफारिशें की गई हैं। ठीक है, ब्रेक थ्रू एजेंडा में। अब आता है UNDP लॉन्चेस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। हाल ही में क्या है, UNDP ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स होता है, प्रीलिम्स के स्पेशल होते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर क्या करेगा? देशों को जो है कार्बन क्रेडिट लेते हैं ना, उसके व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा। अब जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, इसमें क्या है कि इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। डिजिटल पब्लिक गुड इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ क्या, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह रजिस्ट्री कार्बन क्रेडिट के व्यापार को आसान बनाकर कार्बन बाजार को और विकास को बढ़ावा देगी। पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 6 है, वो सदस्य देशों को स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है, जिससे वे अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में तय किए गए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो कार्बन बाजार क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जहां, अब आप जानते होंगे कार्बन बाजार, इसमें क्या आप पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में, ऐसी प्रणाली है व्यापारी जहां पे कार्बन क्रेडिट या अलाउंस खरीदे या बेचे जाते हैं। अब देख लीजिए क्या है कि जो कंपनियां व्यक्ति करते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजार के उपयोग करती हैं। ऐसा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने के संस्थाओं के लिए, कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट करके खरीद के घर ले जाते हैं, करके उसे कर सकते हैं।
एक कार्बन क्रेडिट क्या है? एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट होता है। यह वायुमंडल से हटाए गए या कम किए गए, अलग करके संचित किए गए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट के बारे में मैं आपको डिटेल से पिछली मंथ के मैगजीन में कराया हूँ, बहुत अच्छे से कराया था कार्बन क्रेडिट को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा 1997 में हुई थी। तो भारत में क्या है, विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS 2023 को अधिसूचित किया है। यह भारतीय कार्बन बाजार के संस्थानीकरण और कार्य संचालन पर जो है ये केंद्रित है। अब आता है टेक्निकल रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन पर FCCC ने पहली ग्लोबल स्टॉक टेक तकनीकी संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य ग्लोबल स्टॉक टेक का। यह 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की जो प्रगति है उसको दर्शाता है। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। ध्यान देना इस बात को, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर। इसके अलावा क्या है, यह पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो भी कमियाँ मौजूद हैं उसको पहचान करता है और दूर करने के अवसर को भी ये सुलझाता है। ठीक है, जो रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं उसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ये वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने दुनिया सही राह पे नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की जरूरत है और उत्सर्जन को अधिक तेजी से कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। जलवायु अनुकूल प्रणालियों की पारदर्शी रिपोर्टिंग करना चाहिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव स्वरूप हैं क्या है, जो भी क्षति और नुकसान है, ठीक है, उसे कम करने समाधान करने के लिए अनुकूल और वित्त पोषण व्यवस्था का समर्थन विस्तार करके उसे तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समावेशन और समानता पर ध्यान केंद्रित करना जलवायु अनुकूल कार्रवाई और समर्थन में देशों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा सकता है। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों की रणनीतिक क्षमता निर्माण की सहायता की और बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा में क्या है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसे NCAP के तहत शुरू किया गया था, राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए। इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, जो समाज के सभी वर्ग है उसके बीच जागरूकता लाना है, नागरिकों को वायु प्रदूषण जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी देना है और विभिन्न स्थानों की जो शहर है उसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति में तुलना करना है। ठीक है, NCAP के तहत सभी के लिए स्वच्छ वायु लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद करना है। तो इसमें क्या है कि NCAP नेशनल क्लीन एयर जो पॉलिसी थी, इसमें क्या है कि इसके तहत तो है, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था NCAP। इसके तहत कवर किए गए सभी 131 देशों को क्या है, प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए फ्रेमवर्क के अनुसार स्व मूल्यांकन करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट बात है, जो भी 131 देश शहर जो कवर किए गए हैं इसको प्राण पोर्टल पे जो है इससे क्या करना है, स्व मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह प्राण क्या कहता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति जांच करने के लिए एक डैशबोर्ड है। इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स के लिए, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्राण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को जांच करने के लिए एक डैशबोर्ड है। इन 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया। जो अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अर्थात जो प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष स्थान थे, 3 शहरों को नगद ट्रॉफी, नगद राशि और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। जो प्रथम श्रेणी में जो इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो श्रेणी थी, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में अमरावती को प्रथम स्थान हुआ और 3 लाख से कम जनसंख्या में परवाड़ू को भी जो है प्रथम स्थान रहा। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मानदंड में जो भारांश राज्य क्षेत्रकों का वो क्या है कि वाहन उत्सर्जन, अन्न उत्सर्जन, सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां, PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में सुधार, उत्सर्जन उद्योगों से उत्सर्जन, बायोमास, नगर पालिका, अब मतलब सब 20% है, इसमें सब जो है 5% भी है, निर्माण, तोड़फोड़, सड़क की धूल वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब क्या है कि भारांश थे। अब एक बात आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, एक चीज़ आती है यहाँ पे। अब UNEP ने क्या किया है, बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग टू द फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या है, निर्माण सामग्री के डीकार्बनाइजेशन पर सहयोग के लिए नवीन मॉडल विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पे इसको रेखांकित किया गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क के तहत AL सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से विकसित की गई। निर्माण क्षेत्रक से तात्पर्य क्या है कि इसका निर्माण क्षेत्रक के विकार्बनीकरण से तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को
उत्सर्जन को कम करना है और उसे हटाना है। निर्माण क्षेत्र में विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कम से कम 37% जो भी वैश्विक उत्सर्जन होता है उसके लिए उत्तरदायी है, और ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्रक यही है, निर्माण क्षेत्रक। अब क्या है कि ग्लोबल पेरिस समझौते के तहत ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 जो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने क्या है कि एम्बेडेड कार्बन की मात्रा उसको कम करना है। ठीक, तो जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ी जो भी सामग्रियों का विनिर्माण होता है, परिवहन होता है, इंस्टॉलेशन होता है, रखरखाव होता है, निपटान होता है, उससे जुड़ी जो होने वाली वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एम्बेडेड कार्बन का हिस्सा कितना होता है? 11% होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि इसको कम किया जाए। तो अभी क्या है कि इसके डिकार्बनाइजेशन के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो विनियमन और बाजार की मांग, निर्माण संबंधी जो विनिर्देश है उसके मानकों को संहिताओं पर कोई भी आम सहमति नहीं है। सामग्रियों के टिकाऊपन और मजबूती और एम्बेडेड कार्बन के प्रभाव के संबंध में डेटा का अभाव है, और भौतिक परिवर्तन, रखरखाव और मरम्मत संबंधी डेटा के संग्रह और रिपोर्टिंग का भी अभाव है। इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे आता है। ठीक है, अवॉइड शिफ्ट इंप्रूवमेंट दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का विकार्बनीकरण हो सकता है। अवॉइड शिफ्ट इंप्रूवमेंट दृष्टिकोण, अवॉइड में क्या है कि अपशिष्ट सृजन से बचना है और कम सामग्री निर्माण सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, जीवन चक्र विश्लेषण को अपनाना, डिजाइन संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए। सामग्रियों की बचत के लिए क्या? संसाधन दक्ष निर्माण पर बल देना। परिवहन से होने वाले उत्सर्जन कम करने, स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना, और पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए सर्कुलर दृष्टिकोण को अपनाना। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहा हूँ आपको। जो अवॉइड शिफ्ट एंड इंप्रूवमेंट दृष्टिकोण है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है शिफ्ट, ये क्या है? जैव आधारित निर्माण सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो भी उपलब्ध सामग्रियों के लिए क्या है? आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, जैव आधारित सामग्रियों के लिए मानक और प्रमाणन सुनिश्चित करना, वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग में लाना। इंप्रूव क्या है? पारंपरिक भवन और निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं में सुधार करना। CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नवाचार पर बल देना। नया की वजह क्या है? द्वितीयक और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करना, ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना और ऊर्जा आपूर्ति को विकार्बनीकरण करना। अब आता है केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, CEC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या है? शक्ति का जो भी प्राप्त शक्ति थी उसका उपयोग करके अस्थायी सांविधिक CEC का गठन किया है। इंपॉर्टेंट बात है ये, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए इसको प्री के लिए। अस्थायी सांविधिक CEC, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, सांविधिक। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। यह समिति क्या है कि यह समिति 2002 में गठित एक पुरानी तदर्थ समिति थी, CEC का स्थान लेगी। तदर्थ समिति का गठन क्या था? TM गोदावर्मन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। पुरानी जो तदर्थ समिति CEC है, तदर्थ CEC है क्या? अतिक्रमण हटाने, प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य संरक्षण संबंधी मुद्दों के लिए उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही थी। CEC के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या है? इसमें जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 3 विशेषज्ञ सदस्य होंगे, उसको 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। इसके कार्यकाल को क्या है? 60 वर्ष की आयु तक होने तक एक बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक सेवारत अधिकारी क्या है? मुख्य समन्वय चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा, मुख्य समन्वय अधिकारी होगा, इसके रूप में कार्य करेगा। यह अधिकारी क्या है? भारत सरकार में जो वन उप निरीक्षक या निदेशक से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी अध्यक्ष होगा और CEO का क्या है? पर्यावरण, वन और वन जीवों के संबंध में अनुभव होना चाहिए, और साथ ही इसमें एक जो है इन विषयों से संबंधित एक विशेषज्ञ सदस्य होगा। कार्य क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए किसी भी आयोजन का निपटारा करेगा। क्षेत्राधिकार का होगा? संपूर्ण देश होगा, संपूर्ण देश होगा इसका क्षेत्राधिकार। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपूर्ण क्षेत्र होगा। और राज्य की असहमति अगर होगी तो क्या होगा? कोई राज्य CEC के सिफारिश से असहमत है तो उसे केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र का जो निर्णय है वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, फोर्सेबल होगा, मतलब बाध्य करना, एकदम बाध्यकारी निर्णय होगा। चिंता हालांकि क्या है कि नागरिक जो सिविल सोसाइटी उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व का अभाव है। हालांकि जो है तदर्थ समिति थी उसमें गैर सरकारी संगठनों के 2 सदस्य शामिल थे। ग्लोबल ट्रेंड्स ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इस पर क्या है कि हाल ही में जो है UN मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय बहुत इंपॉर्टेंट है। UNCCD ने भूमि निम्नीकरण और सूखे पे जो है डेटा जारी किया है।
यूएनसीसीडी क्या है? संधारणी भूमि प्रबंधन पे कानूनी रूप से बाध्यकारी क्या है? एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएनसीसीडी ने इस पे डेटा जारी किया है भूमि निम्नीकरण पे और सूखे पे। ये क्या है? संधारणी भूमि प्रबंधन पे कानूनी रूप से, ध्यान देना शब्दों को, कानूनी लीगली बाइंडिंग है और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है। वर्ष 2015 से 19 के बीच में हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है और इस तरह 4 वर्षों में कुल 402 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। बहुत खतरनाक डेटा है ये। और इसके संबंध में क्या है कि भूमि निम्नीकरण से वैश्विक स्तर पे 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। यदि यही वर्तमान दर जारी रहा तो भूमि निम्नीकरण लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल क्या है, इसके विश्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है कि 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना आवश्यक होगा। जो भी लैंड डिग्रेडेशन है वो उसका प्रमुख कारण क्या है? तो चरम मौसम स्थितियां पहला कारण है, सूखा है, उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, मृदा की लवणता में वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी भूमि जो लैंड डिग्रेडेशन तटस्था ऐसी स्थिति है इसमें क्या है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन करने हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा, उसकी गुणवत्ता सामयिक स्थानीय स्तर पर स्थिर रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। ठीक, इसके पहले क्या था? यूएनसीसीडी ने 2018 से 2030 राजनीतिक फ्रेमवर्क जारी किया था। ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था। इसमें क्या था कि यह भूमि निम्नीकरण का न्यूनीकरण, अनुकूलन और प्रबंधन करता है, वित्तीय और गैर वित्तीय स्रोतों से संसाधन जुटाता है, भागीदारी के माध्यम से भूमि निम्नीकरण की स्थिति में सुधार लाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ करता है। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहले कौन कौन सी हैं? भारत सरकार ने कुछ पहले भी की हैं। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन से निपटने के लिए तो भारत क्या है 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत और नवीनीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए बॉन्ड चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। स्वैच्छिक तौर से बॉन्ड चैलेंज संकल्प इसमें शामिल हुआ है। भारत ने क्या किया है? राज्यवार जो है भूमि की पहचान करते हुए मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस भी जारी किया है। एकीकृत जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम को सरकार ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को भी लॉन्च किया। संधारणी भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन का कार्यक्रम लाया और राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम भी भारत सरकार ने लाया। ठीक है, इकोसाइड एक इंपॉर्टेंट है। इकोसाइड से तात्पर्य क्या होता है? उन गैर कानूनी और हठी कृत्यों को अंजाम देने से है जिसके बारे में यह ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान हो सकता है। ठीक है, इकोसाइड से तात्पर्य ऐसा ही होता है, ऐसी कृत्यों को, गैर कानूनी और हठी कृत्यों को, मतलब कि जानबूझकर ऐसे कार्यों को अंजाम देना, हालांकि उसके बारे में नॉलेज है कि इससे पर्यावरण को काफ़ी व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान होगा। ठीक है, तो इकोसाइड क्या है? ये इसी को टर्म को डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसमें क्या है 1970 में क्या है आर्थर गैल्टन पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? आर्थर गैल्टन। इन्होंने क्या बोला? पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ा और इसके लिए उन्होंने वियतनाम युद्ध का दौरान अमेरिका द्वारा जो भी एजेंट ऑरेंज, इसको आपने पढ़ा होगा, एजेंट ऑरेंज क्या था? बहुत एक खतरनाक रसायन था। ये वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने यूज किया था। आप लोग इसको पढ़े होंगे, 9th क्लास में था शायद, हम लोगों ने पढ़ा था। सीबीएसई की जो इंग्लिश वर्कबुक की क्लास थी, बुक्स थी, उसमें ये चैप्टर नंबर 3 में था शायद, चैप्टर नंबर 3 में शायद ऐसे था एजेंट ऑरेंज करके, उसके उपयोग पर उदाहरण था। एजेंट ऑरेंज का था एक रासायनिक शाकनाशी था। इकोसाइड को क्या है वर्तमान में विश्व के कई देशों में आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। भारत में क्या है अभी तक इसको आपराधिक घोषित नहीं किया गया है, हालांकि कुछ मामलों में इसका संदर्भ में जरूर प्रयोग किया है। हालांकि इसको करना चाहिए जो भी, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये व्यक्तिगत तौर पे जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो इसमें ये संरक्षण सरकार या किसी सिविल सोसाइटी या कोई कानून बना देने से मात्र नहीं होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होता है। और इकोसाइड का अब इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। जब भी पर्यावरण का क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख सकते हैं कि आगे की राह में कि इकोसाइड को एक आपराधिक कृत्य भारत सरकार में घोषित करना चाहिए। ये आप पॉइंट बना सकते हैं आगे की राह में या फिर सुझाव में या उपाय में, तो एक यूनिक पॉइंट बन जाएगा इकोसाइड। ठीक है, तो इसको आप यूज कर लीजिएगा। अधिक जो एक्सट्रीम वाटर स्टेट, ये क्या है? एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस क्या है कि वैश्विक अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन द्वारा क्या है कि जो जारी आंकड़े थे उसमें क्या है कि विश्व की 1/4 आबादी क्या है अत्यधिक जल गंभीर की जो समस्या का सामना कर रही है। भारत सहित क्या है 25 देश लगभग हर साल जो है अत्यधिक जल गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस ऐसा ही है कि जो यह देश वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति का कम से कम 80% हिस्सा जो है उपयोग कर लेता है। ठीक, और इसी प्रकार से हाई वाटर स्ट्रेस से तात्पर्य क्या है? वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति के कम से कम 40% हिस्से का दोहन करने से है। ठीक, एक्सट्रीम और हाई में अंतर रखिएगा। ठीक,
अब इस बात को देखिएगा, जो अन्य प्रमुख बिंदु हैं कि विश्व की 50% आबादी वर्ष में कम से कम 1 महीने से अधिक जल संकट वाली परिस्थितियों का सामना कर रही है। 2050 तक जीडीपी का 31% हिस्सा हाई वाटर स्ट्रेस से प्रभावित होगा। 2050 तक क्या है, गंभीर जल संकट से प्रभावित वैश्विक जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से के लिए 4 देश अर्थात भारत, मैक्सिको, तुर्की और जो है मिस्र जिम्मेदार होंगे। विश्व की 60% जो सिंचित कृषि भूमि अत्यधिक जल गंभीर संकट का सामना करे। डेटा को बस उतना पढ़ते रहिए, बस वैश्विक स्तर पर जल संकट, ये सब मेंस में भी तो काम आने वाला है। जल संकट के कारण क्या है, जल उपयोग में वृद्धि हुई है, जल संबंधी अवसंरचना में निवेश की कमी है, ठीक है। और क्या क्या है, और ये है कि जल का उपयोग संबंधी नीतियाँ संधारणीय नहीं है। और इस बात है कि जल को एक हम जो है एक उसको वस्तु कमोडिटी के रूप में यूज नहीं करते हैं, कमोडिटी के रूप में उसको देखते नहीं है, ठीक है। और क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में अंतर में वृद्धि हुई है। प्रमुख सिफारिशें क्या है कि प्राकृतिक आधारित संसाधनों और समाधानों और हरित अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से जल संबंधी जल उपयोग शासित संरचना में सुधार करना चाहिए। डेप्ट फॉर नेचर सब जैसे कार्यक्रमों को अपनाने पर विचार करना चाहिए। इस तरह कार्यक्रम में क्या है कि मैंग्रोव पुनर्बहाली या आर्द्र भूमि संरक्षण में निवेश की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। जल उपयोग दक्षता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। खेतों में नालियों द्वारा सिंचाई का बदले क्या है कि स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई को उपयोग करना चाहिए। शहरों में शहरी लोचशीलता जल कार्यक्रम जो जल लोचशीलता कार्यक्रम योजनाएं विकसित करनी चाहिए। भारत सरकार ने क्या कि जल संरक्षण के लिए कई सारी पहले की हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन भी है, अटल भूजल योजना जैसी अलग अलग योजनाओं जैसी संरक्षण पहले हैं। जल शक्ति अभियान है, रेन कैच द रेन है, सही फसल अभियान है। भारत सरकार ने सब चीज़ों को लाया है। अब हम आते हैं कि अभी न्यूज एंड शॉर्ट्स का आज का ये डोज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग अपना मेंस वाला जो टॉपिक है मेन उसको कर लेते हैं, ये वाला कि पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। ये क्या है कि हालिया में एक अध्ययन हुआ कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, और पैसिफिक डिकेडल और पीडीओ होता है, उसका मिला जुला प्रभाव आने वाले वर्षों में क्या है, चक्रवात की जो घटना है उसको और अधिक बढ़ा सकता है। तो अभी भी देखा जाएगा चक्रवात की बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। चक्रवात जो है काफ़ी ज़्यादा स्तर पे अब आने लगा है, ठीक है। तो इसके अब जो इस रिपोर्ट अब जो अध्ययन हुआ इसमें क्या तथ्य निकल कर आया कि जो पीडीओ है और अल नीनो दक्षिणी दोनल ENSO एक दूसरे को प्रभावित कर रही, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने बोला कि पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच जो परस्पर जुड़ाव है उसको उजागर किया, ठीक। पीडीओ क्या है, पीडीओ को हम यह प्रशांत महासागर की समुद्री दशाओं में दीर्घकालीन उतार चढ़ाव के रूप में समझते हैं। जब भी जो प्रशांत महासागर है ना, ये वाला ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। आप इसको देख रहे होंगे यहाँ से, इसको देखिए ना, इसको यहाँ से, यहाँ से, ओहो ये यहाँ से, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें जो भी जो है समुद्र धाम में दीर्घकालीन उतार चढ़ाव होता है उसको हम समझ, इसको 2 चरणों में होता है। यह उतार चढ़ाव जो होता है 2 चरणों में होता है। एक ठंडात्मक यानी ऋणात्मक जो चरण होता है, दूसरा गर्भ या धनात्मक चरण। तो जो ऋणात्मक चरण क्या होता है कि इसका विशेषता क्या है कि पूर्वी जो भूमध्य सागरीय प्रशांत क्षेत्र में क्या है, जो समुद्र जल की जो पूर्वी भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री जल की ऊंचाई और समुद्री जल का तापमान क्या होता है, सामान्य से कम होता है, ठीक। जो गर्म तापमान के साथ क्या है कि गर्म तापमान के साथ सामान्य से अधिक ऊंचा समुद्री स्तर उत्तर पश्चिम और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जोड़ते हुए घोड़े के नाल जैसा एक पैटर्न बनाता है, ठीक। दूसरा एक पैटर्न होता है गर्म या धनात्मक चरण। इस ठंडे चरण के ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक। पश्चिमी भाग ठंडा होता है और पूर्वी भाग जो है ये गर्म होता है। मतलब ये है कि 2 स्तर होते हैं। एक बार आप देखिए ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। एक बार ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, और एक बार ये गर्म, एक बार ठंडा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं, दोनों एक बार पैटर्न बदलते रहते हैं। तो क्या है कि लगभग इसमें से प्रत्येक चरण में लगभग 10 से 20 वर्ष तक चलता है। प्रत्येक चरण 20 से 30 वर्षों तक चलता है। अभी हाल के समय में क्या है, गर्म और ठंडे की चरणों की अवधि में बहुत छोटी हो गई है। मतलब 20 से 30 वर्ष तक चलता है, पर अब क्या अवधि उसकी छोटी हो रही है, ठीक। अब पीडीओ के कारण क्या होता है कि चक्रवात आने की घटनाएं क्यों बढ़ती हैं, तो क्यों बढ़ती हैं इसका उत्तर क्या है। अभी सब चीज़ें ज्योग्राफी के आप बेसिक वाला चीज़ें पढ़ेंगे ना, उसमें क्या बोलते हैं आप NCERT क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उस पर सब चीज़ें दी हुई हैं, लीनो लालिना वगैरह के बारे में। तो जो भी ऋणात्मक पीडीओ होता है और लानिना का जो संचरण का जो संयुक्त प्रभाव होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति के अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये बात आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है कि अब इसको तुलना की गई है कि जो सामान्यतः क्या है कि अब देखिए कि जो भूमध्य रेखा के पास क्या है कि कोरियोलिस जो बल होते हैं ना, कोरियोलिस बल होते हैं, उसके अनुपस्थिति कारण के चक्रवातों का बनना नामुमकिन होता है। हालांकि जो समुद्री जल के गर्म होने के पास क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के पास हवाओं की नमी की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या है चक्रवातों के उत्पन्न होने और तीव्रता में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक। अब एक बात देखिए 2019 में क्या है, पीडीओ जो ठंडे या ऋणात्मक जो चरण में प्रवेश कर गया था। यदि यह चरण जारी रहा तो मानसून के बाद के महीनों में भूमध्य रेखा के आसपास जो है अधिक संख्या में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे, ठीक।
अब एक बात जानिए कि पीडीओ और अल नीनो के बीच में, अल नीनो दक्षिणी दोलन के बीच में संबंध क्या है। तो पीडीओ परिघटना के दौरान क्या है कि घटित होने वाले जो भी जलवायु प्रभाव है ईएनएसओ के प्रभाव के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों घटनाओं के परिघटनाओं के समान चरण एक साथ सक्रिय होंगे तो दोनों के मिले जुले प्रभावों का असर क्या होगा, अधिक व्यापक होगा। ठीक है, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब पीडीओ धनात्मक चरण के साथ ईएनएसओ तथा का अल नीनो ईएनएसओ का जो अल नीनो चरण सक्रिय होता है तो यह भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे मानसून का खराब हो जाता है। भारत की जो मानसून होती है वो कम होती है। जब ईएनएसओ का लानिना चरण जो होता है ना, पीडीओ के ऋणात्मक चरण के साथ सक्रिय होता है तो यह भारत के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब आप दो चीजों को देख लीजिए कि पीडीओ जो है, एक पीडीओ हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है कि अब जो भी, अब देख लीजिए जब धनात्मक चरण होगा ना प्लस वाला, अब इसका ये जो अल नीनो इसके साथ जुड़ेगा तो ये भारत के मानसून के लिए खराब होगा। जब वही पीडीओ का जो है ये जो इसका ऋणात्मक चरण के साथ जो है सक्रिय होगा ला नीना, तो ये भारत के लिए जो है ये मानसून के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप जानते रहिए। पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या संबंध है, जो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ऋणात्मक चरणों और मंद गति से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीडीओ ठंडे या ऋणात्मक चरणों के दौरान क्या है, गहरे समुद्र के ठंडे जल का जो गर्म सतही जल के साथ अधिक मिश्रण होता है। अब इसके चलते क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की दर अस्थायी रूप से मंद हो जाती है, और जो ध्यान है कि जब बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, पीडीए के धनात्मक चरण के दौरान क्या है, उपयुक्त दशाओं के विपरीत ठीक विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात क्या है, इन दौरान ग्लोबल वार्मिंग की दर बढ़ जाती है। ऐसे में निष्कर्ष क्या है कि निसंदेह पीडीओ एक जटिल परिघटना है। इसका प्रभाव यूएसए से लेकर भारत तक देखने को मिला है। हालिया के समय में जलवायु परिवर्तन और ईएनएसओ जैसी अन्य घटनाओं के कारण पीडीओ के जलचक्र में बदलाव आया है। इन बदलावों से संबंधित अन्य आयामों को समझने के लिए अभी शोध जारी है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ईएनएसओ को जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक एकल जलवायु परिघटना। इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है अल नीनो, ये क्या अल नीनो आप पढ़े होंगे, लानिना में पढ़े होंगे। इसमें क्या कि मध्य और पूर्वी जो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर, उसमें समुद्र की सतह क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, जो समुद्री सतह का जो तापमान होता है, सी सरफेस टेम्परेचर होता है, औसत से अधिक होता है। इससे क्या होगा, एशिया में सूखा होगा, कम वर्षा की स्थिति होगी। ठीक, इसके कारण क्या है कि वैश्विक जो मासिक औसत महासागरीय तापमान है हाल के वर्षों में उच्चतम पहुंच गया। लानिना के दौरान क्या होता है कि मध्य और पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय महासागर, उसमें समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है और सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो औसत से कम होता है। और सामान्य के दिनों में क्या होता है कि न तो अल नीनो ना ही लानिना की उपस्थिति होती है। और इस दौरान क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग एवरेज के आसपास होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक, पीडीओ वगैरह के बारे में देख लिया। अब हमने न्यूज इन शॉर्ट्स को भी अच्छे तरीके से देख लिया है, लगभग उसमें चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आता है हम लोग नीचे जो है कि हम लोग एक और बता रहा हूँ आपको, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिफिकेशन से। हालांकि ये जो क्लास है, मैं आज सुबह वाली क्लास नहीं लिया था क्योंकि कुछ कारण था। मैं कुछ आपके लिए अच्छा डिजाइन कर रहा था, आंसर राइटिंग बैच। तो आंसर राइटिंग बैच नहीं है, ये एक तरह से फ्री इनिशिएटिव है। सब लोग सीखिए, साथ सीखिए। स्टडी विथ अस, ये हमारा मोटो है, स्टडी विथ अस। लाखों की कोचिंग वगैरह और फीस वगैरह, इतने सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अच्छा कि आप फ्री में। अब मैं टॉपिक दे दिया हूँ, एक है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक, और दूसरा मैंने दिया है वित्त आयोग। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कल मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी फॉर IAS PCS, ठीक है। इसको ज्वाइन करिए आप, PCS इसको ज्वाइन करिए। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। टॉपिक को आज पढ़ लीजिए, कल 10 बजे दिन में क्वेश्चन दे दूंगा, आप क्वेश्चंस को लिखिएगा। और इसके बाद डिस्कशन हम लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा आंसर राइटिंग की, उसमें हम लोग 5 से 10 मिनट का मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के डालूंगा। उसमें से आप डिस्कशन मॉडल आंसर का वो आप देख लीजिएगा, मॉडल आंसर मैं वहाँ डालूंगा, ठीक है। तो आप जुड़िए, उस पर अच्छे से सीखिए, ठीक है। और मैगजीन तो हम लोग करा ही रहे हैं। मैगजीन आपको आज खत्म हो जाए, आज ये कल सुबह खत्म हो जाएगी इन्वायरमेंट, और कल ही हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट कर देंगे, और 2 दिन में उसको भी खत्म करके मैगजीन पूरी आपकी सितंबर मंथ की मैगजीन खत्म हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। धन्यवाद।